नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड पावर स्टडी पे। दोस्त आज का जो हमारा सेशन है 9th एनसीईआरटी बायोलॉजी का है और टॉपिक है जीवों में विविधता के बारे में पढ़ना। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। एक और जहाँ इसी पृथ्वी पर छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, जिनका आकार महज कुछ माइक्रोमीटर होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो 30 मीटर लंबे नीली व्हेल भी पाए जाते हैं। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जिंदा रहता है, वहीं कुछ कीट जैसे कि मच्छर, जिनका जीवन काल महज कुछ दिनों का होता है। कहने का सिंपल सा अर्थ है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनमें कुछ न कुछ भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपका जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये आपका पृथ्वी है और बीचों बीच जो लाइन गया है बीच से पृथ्वी के, वो आपका क्या है, भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री से गया है। 27.5 डिग्री से ऊपर से जो गया है आपका रेखा, उसको कर्क रेखा कहते हैं। और 27 डिग्री आपका भूमध्य रेखा के नीचे से गया है, उसको हम क्या कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। इन क्षेत्र के बीच में आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र जो है, वहाँ पे आपका जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जैव विविधता सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके पीछे की वजह क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि भूमध्य रेखा पे सालों भर यहाँ पे आपका तेज़ गर्मी पड़ती रहती है। इस वजह से क्या होता है कि वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। इस वजह से यहाँ पे सालों भर बारिश होते रहता है। यही वजह है कि यहाँ पे आपका जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे तरह तरह के प्रजाति के आपके जीव जंतु देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पे आपका भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में। जिस क्षेत्र के पौधे और जंतु में काफ़ी विविधता पाई जाती है उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मेगा डाइवर्सिटी कहते हैं। इतने याद रखेंगे। पृथ्वी पर जैव विविधता के हन आधे से अधिक भाग जो है महज कुछ देशों में ही आपके पाए जाते हैं, जैसे कि आपका ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू हो गया, मैक्सिको हो गया, जायरे हो गया, मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया और मलेशिया हो गया। ये सब ऐसे देश हैं जहाँ पे आपका जैव विविधता है ना आधे से अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भारत में। भारत में कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो आपका कौन सा है, पश्चिमी घाट है एक, पश्चिमी घाट और प्लस में आपका पूर्वी हिमालय में आपका जैव विविधता ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। सबसे पहले जीवों का वर्गीकरण करने का काम जो किया था अरस्तु साहब ने किया था। उन्होंने जीवों को है ना आवास के आधार पर बांटने का काम किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है। इसके पीछे की वजह ये है ना, जैसे कि अगर समुद्री जीव जैसे कि परवाल हो गया, व्हेल हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गया, इनका आवास तो सेम है लेकिन कई मायने में एक दूसरे से ये अलग हैं। यही वजह है कि इनका जो है नियम फेर हो जाता है यहाँ पे। आगे चल के जो वैज्ञानिक आते हैं कैरोलस लिनियस, इन्होंने 2 जगत में बांटने का काम किया, यानी कि पादप जगत और एक जंतु जगत में। तो 2 जगत में वर्गीकरण करने का काम किसने किया था आपका, 2 जगत में, तो कैरोलस लिनियस ने किया था। कैरोलस लीनियस है ना। आगे चल के जैसे ही आपका इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी का विकास होता है तो एक जगत की और खोज की जाती है, उसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा जगत था, है ना। खोज करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो हैकल थे, यानी 3 जगत इन्होंने खोज हो चुका है अब तक। आगे चल के और क्या होता है, वैज्ञानिक शोध होता है और खोज की जाती है। तो एक आ जाता है मोनरा जगत की खोज होता है। तो इस तरीके से 4 जगत की खोज हो जाती है। खोज करने का काम किसने किया था, तो कोपलैंड ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था, तो कोपलैंड साहब ने किया था इसकी खोज, है ना। और अभी खोज होना बाकी है किसका, कवक वर्ग का, है ना। कवक की खोज करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो आपका विहटेकर खो जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इस तरीके से आपका लास्ट में आपका रॉबर्ट विटेकर ने 5 है ना 5 जगत का वर्गीकरण किया गया। उसमें कौन कौन सा था आपका, जैसे जंतु हो गया, पादप हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, मोनरा हो गया और कवक हो गया। तो 5 जगत की खोज किया गया और इसे 5 जगत में बांटा गया। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। नीले व्हेल की लंबाई कितना होता है, तो 30 मीटर होता है। कैलिफोर्निया के रेडवुड पेड़ की लंबाई कितना होता है, तो आपका 100 मीटर लगभग होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़। यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से
घिरे कोशिकांग होते हैं। तो यूकेरियोटिक कोशिका में आपका केंद्रक समेत होता है, केंद्रक भी होता है, प्लस झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग भी उपस्थित होता है। कोशिकांग कहने का सिंपल सा अर्थ ही होता है कोशिका के अंग, यानी कोशिका के अंग कौन कौन से हो जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, अंतःपरवर्ती जालिका हो गया, ये सब क्या है, कोशिका के अंग हैं। सबका अलग अलग वर्क होता है। जैसे राइबोसोम का क्या वर्क होता है, प्रोटीन का निर्माण करने का होता है, उसी तरीके से सारा का वर्क अलग अलग बटा होता है, जिसके कारण क्या होता है, कोशिकीय क्रिया जो होता है अलग अलग कोशिका में दक्षतापूर्वक होती रहती है। किसकी वजह से, तो कोशिकांग की वजह से आपका क्रिया जो है आपका चलती रहती है हर एक कोशिका में। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं, केंद्रक युक्त कोशिका में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है, जिसमें जिस कोशिका में आपका केंद्रक होता है उसमें आपका बहुत कोशिका वाले जीव का निर्माण करने की क्षमता होती है। इतनी बातें हो जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं, आगे कह रहा है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। यही लक्षण क्या, के वर्गीकरण के दौरान उपसमूह और फिर बाद में बड़े समूह विभाजन के आधार बनते हैं। आगे हम देख लेते हैं, जैव विकास की अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने कब आपका परिभाषित किया था, 1859 में, है ना। जैव विकास के बारे में किस पुस्तक में इन्होंने लिखा है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में इन्होंने लिखा है। कब लिखा है, तो 1859 में लिखा है। किसने लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। किसके बारे में लिखा है, तो जैव विकास की अवधारणा के बारे में। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे चल के जीवों का वर्गीकरण करने का काम किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किनका है वर्गीकरण, आपका रॉबर्ट व्हिटेकर का जो है आपका वर्गीकरण सबसे इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 5 जगत में बांटने का काम किया है। कब बांटा था, 1959 में बांटने का काम किया है। कौन कौन से वो जगत हैं देख लेते हैं। वो आपके जगत हैं आपके, जैसे देख लीजिए यहाँ पे, मोनरा जगत हो गया, प्रोटिस्टा जगत हो गया, फंजाई जगत हो गया, प्लांटी जगत हो गया, प्लस आपका एनिमलाई जगत हो गया। को बांटने का काम किसने किया है, तो आपका रॉबर्ट व्हिटेकर ने किया है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। यह समूह कोशिकीय संरचना है ना, जो बांटने का काम किया गया है, कोशिकीय संरचना के पोषण के स्रोत और शारीरिक संगठन के आधार पर किया गया है। तो याद रखेंगे, जो बांटने का काम किसके आधार पर किया गया है, कोशिकीय संरचना के पोषण के स्रोत के आधार पर प्लस आपका शारीरिक संगठन के आधार पर किया गया है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं, बोस ने अपनी वर्गीकरण की है ना, बोस ने वर्गीकरण किया किसको, मोनोर जगत को। कितने भाग में बांटा, 2 भाग में बांटने का काम किया, आर्किया बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया के रूप में बांटने का काम किसने किया है, बोस ने किया है। किस जगत को बांटा है, मोनोर जगत को बांटने का काम किया है। आगे हम देख लेते हैं, विभिन्न स्तरों पे जीवों को उपसमूह में है ना, उपसमूह में बांटने का काम भी किया गया, उपसमूह बांटने का काम किया गया। जैसे कि आपका वर्ग हो गया, वर्ग यानी कि क्लास, ऑर्डर नहीं होगा यहाँ पे, क्लास हो जाएगा, वर्ग यानी क्लास हो गया। फिर आगे चल के आपको गण हो गया, गण यानी कि ऑर्डर में बांटा गया। फिर आ जाता है आपका कुल यानी कि फैमिली में बांटा गया, फिर वंश में बांटा गया यानी जीनस, फिर आगे चल के स्पेसीज में बांटा गया। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। तो इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम के में जीवों को भिन्न हो गए लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटते हुए हम वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुँचते हैं। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई का नाम क्या है, आपका स्पीसीज है ना। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई का नाम क्या है, स्पीसीज है। जैसे कि अगर होमोसेपियंस मानव का क्या है वैज्ञानिक नाम है, तो होमो किसको डिनोट करता है, तो होमो आपको जाति को डिनोट करता है ना। प्लस सेपियंस जो आपको किसको डिनोट करता है, तो सेपियंस जो आपको वंश को डिनोट करता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। मोनरा जगत के बारे में पढ़ना है, मोनरा जगत के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, मोनरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनरा जगत की विशेषता क्या है, एक कोशिकीय और प्रीक्योटिक जीव शामिल किए जाते हैं। मोनरा जगत में आपका एक कोशिकीय जीव होते हैं प्लस प्रीक्योटिक जीव शामिल किए जाते हैं। प्रीक्योटिक जीव के बारे में हमने बताया था कि इसका जो होता है केंद्रक जो होता है अविकसित होता है या 9 के बराबर होता है। प्लस में आपका ये इसको नग्न आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया जितने भी आपका कोशिका के कोशिकांग होते हैं वो आपके अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग कहने का मतलब है आपका जैसे कि आपका राइबोसोम हो गया, राइबोसोम इसमें होता है 17 का होता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइपोसोम हो गया, ये सब इसमें उपस्थित नहीं होता है। किसमें, प्रीक्योटिक कोशिका में। तो मोनोर जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव का अध्ययन किया जाता है प्लस प्रीक्योटिक जीव शामिल किए जाते हैं जिनकी कोशिका में केंद्रक क्या होता है, नहीं होता है। इसकी विशेषताएं हैं, इन जीवों में न तो संगठित केंद्रक होते हैं और न ही कोशिकांग होते हैं। कोशिकांग में इसमें उपस्थित नहीं होता है और न ही इसके शरीर में बहुकोशिक होते हैं, यानी कि इनका शरीर बहुत कोशिका से मिलकर नहीं बना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से मिलकर ही बना होता है।
तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। फिर देखिए इनमें कुछ में है ना कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है तो कुछ में नहीं पाई जाती है। पोषण के स्तर पर यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं ना, स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। अगर उदाहरण पूछ लेता है कि मनोजगत का उदाहरण बताइए, तो जीवाणु हो गया, नीलहर शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा, ये सब किसके उदाहरण है? तो मनोजगत के उदाहरण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मनोजगत का उदाहरण किसमें के अंतर्गत कौन आ जाता है? तो जीवाणु हो गया, नीलहर शैवाल हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया और माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं? आपका मनोजगत के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। अब हम देख लेते हैं जीवाणु के बारे में। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज करने का काम किसने किया था? तो एंटनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? तो 1667 में किया था। जीवाणु की खोज की थी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है? तो एंटनी ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है जीवाणु विज्ञान का जनक। लेकिन इसका नामांकन करने का काम किया था, उनका नाम था एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग इनका नाम था, जिन्होंने जीवाणु का नामाकरण किया था, जीवाणु नाम दिया था। किसने दिया था? तो एहरेनबर्ग ने नाम दिया था। आगे चल के तपेदिक का टीका यानी कि क्षयरों का टीका, प्लस में आपका कॉलेरा का टीका, ये खोजने का काम किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रॉबर्ट कोच ने किया था। प्लस में आपका रेबीज का टीका और दूध के पाश्चुरेशन का नियम जो किसने दिया था? तो लुई पाश्चर ने दिया था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। अब हमें पढ़ना है आपका प्रोटिस्टा जगत के बारे में, है ना। प्रोटिस्टा जगत के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या हो जाता है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत यूकैरियोटिक जीव को शामिल किया जाता है। कौन सा जीव को? आपका यूकैरियोटिक जीव का विशेषता क्या होता है? इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, झिल्ली ही पाए जाते हैं, प्लस जितने भी कोशिकांग होते हैं कोशिका के, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है ना, राइबोसोम हो गया, सारे पाए जाते हैं इसमें, है ना। इनकी कोशिकाओं में केंद्रक तथा झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। इन जीवों को प्रोटिस्ट कहा जाता है। अधिकांश प्रोटिस्ट एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, परंतु कुछ प्रोटिस्टा जैसे शैवाल क्या होते हैं? बहुकोशिकीय भी होते हैं। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। इस वर्ग में कुछ जीवों को गमन करने के लिए सिलिया होता है। सिलिया से गमन कौन करता है? तो पैरामेसियम सिलिया से गमन करता है। पैरामेसियम जो आपका सिलिया से ही गमन करता है। और सिलिया फ्लैजेला नामक संरचना पाई जाती है। यह स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरीके से होते हैं, जैसे कि प्रोटोजोइस। प्रोटिस्टा में आपका कौन सा आ जाता है प्राणी? तो प्रोटोजोआ जो है इसी के अंतर्गत आ जाता है, प्रोटोजोआ। पैरामेसियम हो गया, मेसियम हो गया, प्लस में अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, सब किसका उदाहरण है? तो आपका सब सारे के सारे प्रोटिस्टा के ही उदाहरण हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक जो है प्रोटोजोआ से कौन सा बीमारी हो जाता है? तो पेचिस हो जाता है। लिस्मैनिया नामक प्रोटोजोआ से आपका कालाजार हो जाता है, जिसमें वाहक कौन मक्खी होता है? तो बालुका मक्खी वाहक के रूप में कार्य करती है। ट्रिपोसोमा है ना, ट्रेपोनोसोमा नामक जो प्रोटोजोआ से आपका कौन सा बीमारी हो जाता है? निद्रा बीमारी हो जाता है। निद्रा बीमारी हो जाता है। इसका वाहक के रूप में कौन सा मक्खी काम करता है? तो शीशी मक्खी काम करती है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। आगे ये सब चित्र है आपका किसका है? पैरामेसियम है। पैरामेसियम किसके द्वारा आपका गमन करता है? तो आपका सिलिया के द्वारा गमन करता है। कौन? पैरामेसियम। और अमीबा जो है आपका कूटपाद के द्वारा भोजन को भी ग्रहण करता है और चलने का भी काम किसके द्वारा करता है? कूटपाद के द्वारा करता है। आगे हम देख लेते हैं यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना क्या होता है? ये जो होता है आपका पादप और जंतु के बीच के करी कहा जाता है। किसको? यूग्लिना को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की वजह यह है कि इसमें आपका पर्णहरित पाया जाता है। इस वजह से क्या होता है? आपका भोजन वही बना लेता है, प्लस रात्रि के समय जब इसको भोजन की आवश्यकता पड़ती है तो कीड़े मकोड़ों का खाने का भी काम करता है। यही वजह है कि इसको जंतु के श्रेणी में भी शामिल किया जाता है, प्लस पादप के श्रेणी में भी शामिल किया। पादप के श्रेणी में इसलिए शामिल किया जाता है कि खुद से भोजन बना लेता है। यही वजह है कि इसे पादप और जंतु के बीच के करी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। किसको? यूग्लिना को। तो ये सब किसका उदाहरण है? ये सब आपका प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे आपका कवक के बारे में पढ़ना। कवक कैसा जीव है? यूकैरियोटिक जीव होता है, जिसमें क्या होता है? संवहनी ऊतक तथा हरितलवक नहीं पाया जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है? संवहनी ऊतक भी नहीं पाया जाता है। संवहनी ऊतक कहने का मतलब इसमें न तो जाइलम होता है न तो फ्लोएम होता है ना।
और ना ही लवक पाए जाते हैं, ताकि भोजन भी नहीं बना पाता है। कवक की कोशिकाएं क्या होती है? काइटिन की बनी होती। किससे बनी होती? काइटिन की बनी होती है। यह कैसा जीव होता है? तो विषमपोषी जीव होता है। यह पोषण के लिए शरीर के लिए कार्बनिक पदार्थ पर निर्भर रहता है, इसलिए इसे मृतजीवी भी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। याद रखेंगे, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। अल्फा नमक विष, अल्फा नमक विष का उत्पादन कौन करता है? तो कवक ही करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बिहार द्रोह के एसआई के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। अल्फा नमक विष का उत्पादन कौन करता है? तो आपका कौन करता है? कवक करता है। गन्ने का जो होता है, गन्ने में जो आपका रेड रोस्ट नामक जो बीमारी हो जाता है, किसकी वजह से होता है आपका? तो कवक की वजह से हो जाता है। प्लस आपका मूंगफली का टिक्का रोग, याद, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूंगफली का टिक्का रोग किसकी वजह से हो जाता है? तो आपका कवक की वजह से ही हो जाता है। मूंगफली में टिक्का रोग किसकी वजह से होता है? कवक की वजह से होता है। कवक 3 प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है मशरूम, दूसरा होता है आपका ईस्ट, जिसको खमीर भी कहा जाता है, और तीसरा होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज करने वाला व्यक्ति था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था किसका खोज? तो आपका पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो दर्द के निवारण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेनिसिलिन का उपयोग किया जाता है। प्लस शर्करा हो गया, चीनी हो गया, प्लस आपका इसका जब क्यूनन किया जाता है तब जाके क्या बनता है? आपका अल्कोहल बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। इतनी बातें याद रखेंगे। प्लस CO2 यहाँ से मुक्त होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। आगे है, कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। जैसे मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, है ना, पेनिसिलिन हो गया, किसका उदाहरण है? ये सब कवक के उदाहरण हैं। कवक की कुछ प्रजातियां नीलहरी शैवाल के साथ अस्थायी अंतर संबंध बनाती हैं, जिसे सहजीविता कहते हैं, और ऐसे सहजीवी जीव को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। लाइकेन जो क्या बनता है? लाइकेन का निर्माण होता है आपका कवक हो गया प्लस शैवाल के मिलने से होता है। कवक का इसमें क्या काम होता है? कवक का काम होता है आपका जल हो गया, खनिज हो गया, लवण हो गया, विटामिन पहुंचाने का काम होता है किसको? शैवाल को। और शैवाल जो आपका, चूँकि शैवाल में आपका हरा होता है, इस वजह से आपका प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है और आपका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, यानी भोजन का निर्माण करता है ना। तो इस जो सहजीवी संबंध होता है, उस सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है? कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध होता है उसको हैलोटिज्म कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैलोटिज्म कहा जाता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। लिटमस पेपर जो होता है आपका, लिटमस पेपर रोसेला नामक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है कौन? लिटमस पेपर। तो इतनी बातें यहाँ से आप रख सकते हैं ध्यान में। आगे हम देख लेते हैं इसका जो उदाहरण है। इसके उदाहरण के अंतर्गत आ जाते हैं आपका पेनिसिलियम हो गया, आपका कवक के अंतर्गत एगेरिकस हो गया, एस्परजिलस हो गया, किसका उदाहरण है? ये सब कवक के उदाहरण है, यानी कि फंजाई के उदाहरण हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम चीज़ों को देख लेते हैं। आगे आपका कह रहा है जीवधारी। जीवधारी को 2 भागों में बांटा गया आपका, प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रीकैरियोटिक में आपका एक कोशिकीय जीव आ गया, उसके बाद आपका मनोजगत में आ गया, आगे बढ़ा, है ना। प्लस यूकैरियोटिक जीव में आपका एक कोशिकीय जीव आ जाता है, प्लस आपका बहुकोशिकीय जीव आ जाता है। एक कोशिकीय जीव आपका प्रोटिस्टा में बदल जाता है ना। आगे चल के जब प्रोटिस्टा आगे चलता है तो क्या हो जाता है आपका? कोशिकीय भित्ति सहित हो जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले नहीं करने वाले, यानी कि फंजाई, यानी कवक इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रकाश संश्लेषण करने वाले यानी कि प्लांट यानी पादप आ जाते हैं इसके अंतर्गत, है ना। फिर आपका बहुयूकैरियोटिक, यानी कि यहाँ से देखेंगे बहुकोशिक के अंतर्गत तो कोशिका भित्ति रहित हो जाते हैं, है ना। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। तो 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे। आगे हम देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं आपका पादप जगत के बारे में। पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया है। एक आ जाता है आपका अपुष्पोद्भिद, है ना, दूसरा हो जाता है पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद को भी आपका 3 भागों में बांटा गया है। थैलोफाइटा हो गया, ब्रायोफाइटा हो गया और टेरिडोफाइटा में।
फिर आपका थैलोफाइटा को 3 भाग में बांटा गया है, शैवाल हो गया, कवक हो गया और जीवाणु हो गया। तो याद रखेंगे जीवाणु क्या है, प्लांट किंगडम के अंतर्गत आ जाता है ना। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। प्लस आगे चल के जो आपका पुष्पभीत को 2 भाग में बांटा गया है, एक नग्न बीजी और दूसरा आवर्त बीजी। नग्न बीजी में क्या होता है, जो बीज होता है बाहर की तरफ होता है, और आपका आवर्त बीजी में क्या होता है, बीज जो होता है यानी कि फल के अंदर होता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकेरियोटिक जीव आते हैं। कैसे आते हैं, तो यूकेरियोटिक जीव इसमें आते हैं। यह कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं यानी खुद भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल क्या होता है, इसमें उपस्थित होता है, का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग के सभी पौधों को रखा गया, इस वर्ग में किसको रखा है, सभी पौधों को रखा गया है। पादप में पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक पाया जाता है। कि कौन सा वर्णक पाया जाता है जिस वजह से भोजन बनाती है, तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरित पाया जाता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। इस वर्ग में ऐसे सभी बहुकोश के यूकेरियोटिक जीव आते हैं, है ना, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के सभी जीव कैसे होते हैं, विषम पोषी होते हैं। तो आपको इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। आगे हम देख लेते हैं थैलोफाइटा के बारे में। थैलोफाइटा किसका भाग था, तो आपका अपुष्पोद्भिद का भाग था थैलोफाइटा, है ना। इस वर्ग के पादप का शरीर कैसा होता है, भिन्न भिन्न शारीरिक संरचना, जैसे कि जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती के रूप में विभाजित नहीं होता है, अलग अलग विभाजित नहीं होता है, तथा बल्कि यह एक थैलस यानी कि एकल संरचना के रूप में होता है। इस वर्ग के पौधों को हम क्या कहते हैं, समानतः शैवाल कहा जाता है। इस वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है, समानतः शैवाल कहा जाता है। ये जो है आपका पादप जगत का सबसे बड़ा, है ना, पादप जगत का सबसे बड़ा जगत कौन सा आपका, तो थैलोफाइटा का है। जिस तरीके से आपका जंतु जगत में सबसे बड़ा जगत किसका होता है, तो आपका आर्थ्रोपोडा का होता है। उसी तरीके से पादप जगत में सबसे बड़ा जगत किसका होता है, थैलोफाइटा का होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाता है। इस वर्ग के पौधों को क्या कहा जाता है, समानतः शैवाल कहा जाता है। शैवाल के बारे में थोड़ा सा चीज़ें हम जान लेते हैं। शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को हम कहते हैं फाइकोलॉजी। याद रखेंगे, शैवाल के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। नॉस्टक नामक शैवाल ऐसा है जिसको चीनी लोग खाने का के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर 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 ऐसा शैवाल है, लाल शैवाल है ना, लाल शैवाल से प्राप्त होता है, जिसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, आइसक्रीम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, स्वाद के लिए, है ना, स्वादिष्ट बनाने के लिए। नीलहरित शैवाल जो है, जिसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, नीलहरित शैवाल का इस्तेमाल आपका यूरिया के रूप में करते हैं, यानी उर्वरक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, नीलहरित शैवाल का इस्तेमाल करते हैं। और हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका हो जाता है कारा हो गया, प्लस आपका नाइट्रेला हो गया, ये भी एक सवाल ही है। इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो कारा हो गया प्लस आपका नाइट्रेला। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। कारा प्लस नाइट्रेला सवाल है, जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग मलेरिया के उन्मूलन के लिए किया जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। मलेरिया के उन्मूलन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, कारा और नाइट्रेला का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस में एक कोरेला, है ना, कोरेला नमक शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं, अंतरिक्ष यात्री करते हैं। अंतरिक्ष यात्री इससे क्या 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 प्राप्त करते हैं, तो प्रोटीन हो गया, है ना, प्लस में आपका जल हो गया, प्लस में O2 हो गया, ऑक्सीजन प्राप्त करने का काम करते हैं। किसे, कोरेला नमक शैवाल से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोरेला नमक शैवाल का इस्तेमाल कौन लोग करते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री करते हैं। किसके लिए करते हैं, तो प्रोटीन युक्त भोजन के लिए, जल के लिए और ऑक्सीजन ग्रहण करने के लिए करते हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं चीज़ें। आगे हम देख लेते हैं। आगे जो आपका थैलाफाइटा का उदाहरण दिया हुआ है, कौन कौन सा उदाहरण है यहाँ पे, तो अल्वा हो गया, इसका उदाहरण आपका थैलाफाइटा का ही उदाहरण है। स्पाइरोगाइरा हो गया, किसका उदाहरण आपका, थैलाफाइटा का ही उदाहरण है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। आगे आपका ब्रायोफाइटा के बारे में दिया हुआ है। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का क्या कहा जाता है, उभयचर कहा जाता है। उभयचर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जल में भी उगते हैं प्लस आपका ज़मीन पे भी उगते हैं, इस वजह से इसको ब्रायोफाइटा को क्या कहा जाता है, पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पादप तना पत्तों जैसी संरचना में विभाजित होती है ना। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों को संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाया जाता है, यानी कि फ्लोएम और जाइलम इसमें नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा में भी आपका फ्लोएम और जाइलम नहीं पाया जाता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं, जिससे संवहन नहीं हो पाता है ना।
स्फैग्नम नामक ब्रायोफाइटा वनस्पति का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है? किसका? स्फैग्नम नामक ब्रायोफाइटा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध के समय है ना रुई के स्थान पे घाव को भरने के लिए भी किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसका इस्तेमाल किया गया था रुई की जगह घाव भरने के लिए? तो स्फैग्नम नामक ब्रायोफाइटा का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन कभी कभी ये बन जाता है सबसे पहले जो मास है ना यानी कि काई कह लीजिए आया था धरती पे, तो इसी वर्ग से संबंध रखता है। कौन? काई, है ना। लीवर वट हो गया, याद रखेंगे लीवर वट, हार्न वट और मांस के जो पौधे इसके उदाहरण, मांस मतलब काई के पौधे इसके उदाहरण हैं। यानी पृथ्वी पर आने वाले प्रथम पादप कौन था? तो काई था। आपको याद रखेंगे ये जो काई जो होता है अपने से 18 गुना पानी को सोख सकता है। यही वजह है कि इसका इस्तेमाल जो है आपका है ना बाढ़ को रोकने में किया जाता है। प्लस ये जहाँ पे रहता है वहाँ पे मृदा अपरदन की घटनाएं भी कम होती हैं। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं, आपको याद रखना है इतनी बातें। देखिए इसका उदाहरण क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मार्केसिया हो गया आपका, बायोफाइटा का उदाहरण हो गया, फिरेनिया हो गया इसका उदाहरण हो गया, रिकेसिया हो गया किसका उदाहरण हो गया? इसका बायोफाइटा का उदाहरण। आपका उदाहरण देखिए पूछ लिया जाता है किस वर्ग से संबंध रखता है, आपको याद रहना चाहिए, उदाहरण पूरा का पूरा ध्यान में होना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। इस वर्ग के पौधे का शरीर क्या होता है? जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है ना, बटा होता है। इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं, यानी कि फ्लोएम और जाइलम इसमें पाए जाते हैं। जाइलम का क्या काम होता है? जल को ढोने का काम करता है। और फ्लोएम का क्या काम होता है आपका? यानी कि जितने भी आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया पदार्थ उसको ढोने का काम कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। जैसे कि इसका उदाहरण देख लीजिए, फर्न हो गया, हॉर्सटेल हो गया, सब किसका उदाहरण है? आपका टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। आगे लिखा हुआ है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में नग्न भ्रूण पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बीजाणु कहते हैं। इन तीनों समूह के पौधों में जनांग अप्रत्यक्ष होते हैं। इस बीज उत्पादन है ना, बीज नहीं बीज होगा यहाँ पे, बीज उत्पादन करने की क्षमता नहीं होती, इसमें बीज उत्पादन करने की क्षमता नहीं होती है। अतः इसे क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। कैसे क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम कहलाते हैं। दूसरी ओर ऐसे पौधे हैं जिनमें जन्म है ना जनांग उत्सव पूर्ण विकसित होते हैं एवं निवेदित होते हैं तथा जन्म प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? फेनरोगैम कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे देख लेते हैं। यह शब्द दो ग्रीक है ना शब्द जिम्नो है ना तथा स्पर्मा से मिलकर बना है, जिसमें क्या होता है? जिम्नो का अर्थ होता है नग्न और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, अर्थात नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे कैसे होते हैं? बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार और काष्ठकीय होते हैं। इस पौधे में क्या होते हैं कि बीज जो होते हैं आपके बाहर की तरफ होते हैं, यानी कि नग्न बीजी हो जाते हैं ना, या जिम्नोस्पर्म कह लीजिए, इंग्लिश नाम आपको याद होना चाहिए। इसके अंदर कौन कौन से पौधे आ जाते हैं? जैसे कि पाइनस हो गया आपका, साइकस हो गया, किसके अंतर्गत आ जाते हैं? तो नग्न बीजी के अंतर्गत या जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। साइकस के दोनों है ना दानों से क्या निकाला जाता है? मन से निकाल के है ना, साइकस के दानों से मन निकाल कर साबूदाना का निर्माण किया जाता है। तो साबूदाना किससे निर्माण किया जाता है? तो साइकस से निर्माण किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको, है ना। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं चीज़ों को। ये हमारा चैनल का नाम है पावर अनलिमिटेड स्टडी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे आपका है जिम्नोस्पर्म है ना, अनावृतजीवी जी के बारे में। जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने देख लिया है। इसका उदाहरण देख लीजिए। इसका उदाहरण के अंतर्गत आ जाता है आपका पाइनस हो जाता है, प्लस में आपका साइकस हो जाता है। ये सब कैसे हैं? नग्न बीजी हो जाते हैं। इसमें जो आपका बीज होता है बाहर की तरफ होता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ गई होंगी। आगे हम देख लेते हैं। आगे आपका एजियोस्पर्म यानी कि आवर्त बीजी के बारे में पढ़ना है। इसमें इस पौधे में क्या होता है? बीज जो होता है फल के अंदर होता है। यह दो ग्रीक शब्द यानी कि एजियो और स्पर्मा से मिलकर बना होता है। एजियो का अर्थ होता है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ होता है बीज, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके होते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है जो बाद में फल बन जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? पुष्पी पादप भी कहा जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आगे हम देख लेते हैं। बीज पत्रों की संख्या के आधार पर स्पर्म वर्ग के दो भागों में विभाजित किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाता है आपका एक बीजपत्री। एक बीजपत्री यानी कि जिसमें एक ही बीज होगा, है ना। जैसे कि आपका गेहूँ हो गया, गेहूँ में एक ही बीज होता है, मक्का में एक ही बीज होता है, उसको खंड नहीं कर सकते हैं। धान में भी एक ही बीज होता है, गन्ना में भी एक ही बीज होता है। तो आपका किसके अंतर्गत आ जाते हैं ये सब?
एक बीजपत्री के अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे लिलिएसी है ना। लिलिएसी के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है आपका, लहसुन हो गया, प्याज किसके अंतर्गत आ जाता है, तो लिलिएसी के अंतर्गत आ जाता है। पलमी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, तो नारियल हो गया, तार हो गया, खजूर हो गया, किसके अंतर्गत आ जाती हैं, पलमी के अंतर्गत आ जाती हैं। म्यूजेसी के अंतर्गत किसका क्या क्या आ जाता है, तो केला हो गया, किसके अंतर्गत आ जाता है, म्यूजेसी के अंतर्गत आ जाता है। तो इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। हम देख लेते हैं द्विबीजपत्री के बारे में। द्विबीजपत्री में क्या होता है, जैसे कि हो गया मटर हो गया, मटर का दाना ऊपर में तो सौंस ही रहता है, लेकिन उसके अंदर अगर खोलिएगा तो क्या है, तो दो भाग में बटा होता है। तो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ जाता है। बीन्स हो गया, बीन्स भी आपका ऊपर से एक ही दिखाई देगा, लेकिन उसको जब खोलिएगा उसको अंदर से तो आपका दो भाग में बटा होता है। तो बीन्स हो गया, दालें हो गया, कैसा हो गया, द्विबीजपत्री होता है, दो बीज इसमें होते हैं, दो बीज से मिलकर बना होता है। मूंगफली हो गया, ये सब कैसा है, तो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आ जाता है। आपका उदाहरण देके पूछ लिया जाता है कौन सा इसमें एक बीजपत्री है और निम्न में से कौन सा द्विबीजपत्री है के बारे में पूछ लिया जाता है। इतनी बातें यहाँ से आ जाती हैं। आज तक वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।